Hello and welcome to your own study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video of the second part from the same chapter, Minerals and Power Resources of class 8th Geography chapter 3 of academic series. Before starting the chapter, I would like to ask you to kindly subscribe this channel if not yet subscribed, and do press the bell icon to get the latest notification from our channel. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मींस अब हमें डिस्कस करना था पावर सोर्सेज, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था. हमने कल मींस प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द मिनरल्स. तो पावर सोर्सेज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेट सेकंड पार्ट का एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहे. सो एंड दैट पार्ट वी हैव स्टडीड मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. हमने पढ़ा था मिनरल क्या होते हैं, अ नेचुरली occurring substances that has a definite chemical composition is a mineral. मिनरल बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं मेटालिक, दूसरा होता है नॉन मेटालिक. मेटालिक आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस मीन जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है. फाइन. देन हमने देखा था फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट contains iron. Non-ferrous does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper and lead. Non-metallic mineral क्या होते हैं जिसमें ना हो. Limestone, mica and gypsums are example of such minerals. The mineral fuel like coal, petroleum, these are also a type of non-metallic minerals. Fine. इनकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखी थी. तो वी हैव सीन माइनिंग होती है. माइनिंग भी दो टाइप की होती है, एक ओपन कास्ट होती है, दूसरी है शाफ्ट माइनिंग. वी हैव स्टडीड अर्लियर. यहाँ पे पीडीएफ स्लाइड्स मैंने फिर से आपको शेयर की है. अगर आप पुराना नहीं देख पाएँ तो यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं और इसे आप लिखते जाएं. मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ दीज थिंग्स. ये आपको आसानी होगी आपकी आंसर राइटिंग करते समय, वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ योर एग्जाम. देन पेट्रोलियम सेकंड होता है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को निकालने के लिए ड्रिलिंग प्रोसेस की जाती है. एंड सम अदर मेटल्स जो सरफेस के जस्ट पास में होते हैं, मतलब थोड़े ही अंदर होते हैं, उसको हम डिग करके जस्ट डग आउट करते हैं. मिट्टी को डग आउट करके और नीचे से निकाल लेते हैं. दिस प्रोसेस नॉट एज क्वेरिंग. फाइन. दैन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल. हमने देखा था अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, मतलब हमारे यहाँ जो 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, उन 7 कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल कहाँ पर बहुलता है, वो सारी चीज़ देखी थी. एशिया में जैसे हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का 10 जो है वो एशिया में मिलता है. यूरोप में देखा था आयरन और जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर यूरोप है. उसके अलावा भी और हैं, आपने सेकंड पॉइंट सबका देखिएगा, उसमें मिल जाएगा. फाइन. नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन एरिया. 3 जोन है नॉर्थ अमेरिका में. एक को बोलते हैं द कैनेडियन रीजन, दूसरा है द एपेलेशियन रीजन और तीसरा है द माउंटेन रेंजेस ऑफ द ईस्ट ऑफ द वेस्ट. ये कुछ जगह हैं, ये 3 मेन एरिया है जहाँ पे क्या है, एक जगह आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम इनकी बहुलता मिलती है. दूसरी तरफ हम देखते हैं किसकी, कोल की मिलती है. और तीसरी तरफ हम देखते हैं किसकी, कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं, लेड मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट अपेलेशियन प्लेट्यू के बारे में कल मैंने, अपेलेशियन रीजन के बारे में मैंने एक और चीज़ बताई थी. जब अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जब आप कह सकते हो फार्मिंग रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, दैट पर्टिकुलर टाइम सबसे ज़्यादा जो इंडियन अमेरिकन थे उनको वहाँ पे भेज दिया गया था. दैन जितने माइग्रेटेड इंडियन अमेरिकन थे जो अपेलेशियन रीजन में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टिवेशन किया, जिसके कारण वो रीजन बहुत ज़्यादा फार्मिंग कल्टिवेटेड एरिया हो गया था. आफ्टर दैट ये अधिक अति कर दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड. तो हमने बोला था अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो तो नेचर आपके साथ खेलेगा. सेम थिंग हैपेंड देयर एंड एक डस्ट बाउल की घटना वहाँ पे हुई थी, जिसके कारण पूरा का पूरा अमेरिका बर्बाद हो गया था. फाइन. ये आप क्लास 9th में एक चैप्टर है प्लांटेशन से रिलेटेड, उसमें आप पढ़ोगे. फाइन. पीजेंट्स एंड वर्कर्स. फाइन. साउथ अमेरिका की बात करते हैं. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. Fine. Then Africa is rich in minerals resources. It is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. प्लेटिनम, डायमंड और गोल्ड सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है. इंडिया की अगर बात करते हो डायमंड सिर्फ एकमात्र जगह है, वो कल मैंने आपको डिस्कस किया था. कल से मेरा मतलब है हमेशा प्रीवियस लेक्चर. फाइन. तो डायमंड के लिए इंडिया में सिर्फ एकमात्र जगह है, वो है पन्ना, जो मध्य प्रदेश के पन्ना में लोकेटेड है. हिनौता नाम की एक वहाँ पे माइन भी है. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट मिलता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. डू रिमेंबर दिस. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अगर हम बात करते हैं,
डू रिमेंबर दिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? तो जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो साउथ ईस्ट साइड पे सबसे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। फाइन। It is a leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel too. Fine. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Apart from that, one more continent is left, that is Antarctica, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, बट सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह आप बोले, जहाँ पर 6 महीने गर्म, 6 महीने दिन और 6 महीने रात पाया जाता है। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large. फाइन। यहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारी चीज़ इजीली अवेलेबल है और कमर्शियली यूज भी होती है। दिस इज वर्ल्ड मैप जो हमने कल देखा था। दिस इज ऑस्ट्रेलिया देयर। फाइन। दिस इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड दिस एट साउथ आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका, सॉरी। फाइन। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स वी हैव। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया इज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कौन था? स्मॉलेस्ट इज दिस वन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? तो आप बोलेंगे एशिया में। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज भी हैं 2, वो यहीं पे हैं। वर्ल्ड टॉप पॉपुलेटेड कंट्री इज विच वन? या दैट्स चाइना। सेकेंड इज इंडिया। फाइन। पॉपुलेशन वाइज जब हम बात करते हैं तो इंडिया रैंक सेकेंड। जब हम साइज़ के बारे में, साइज़ के निरपेक्ष में बात करते हैं तो हमें मिलता है इंडिया की साइज़ जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गेटिंग। ये आयरन, कॉपर, बॉक्साइट के लिए मैप था। एक और हम देख रहे हैं कोल एंड मिनरल ऑयल्स, कहाँ पे उसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। फाइन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, आयरन कहाँ कहाँ है, कॉपर कहाँ कहाँ है, तो मेजर स्टेट्स आर देयर, वो आप याद रखें कहाँ पे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर अ गुड, वी गेट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन देयर। बॉक्साइट की अगर बात करें तो झारखंड, ओडिशा नया नाम हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जो ओल्डेस्ट रॉक की बात कर रहे हैं वर्ल्ड के, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में, वर्ल्ड में और ज़्यादा अगर पुराने जो रॉक्स हैं उसमें ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इंडिया में कौन सी है अगर आप पूछे तो याद रखेंगे अरावली माउंटेन रेंजेस, हमारे मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड पर, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर मिलती है। माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। डू रिमेंबर दिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका होता है और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है दुनिया भर में। कॉपर की अगर बात करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मैंगनीज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड की अगर बात करते हैं तो आपने कोलार गोल्ड फील्ड, एक मूवी भी आई थी, यश जिसमें एक्टर थे, आपने देखा होगा, फिल्म सुपर हिट मूवी थी, तो उसका सेकंड पार्ट भी आना है, होप वो भी अच्छा होगा, इस साल आना है। तो इसमें आपने देखा होगा गोल्ड फील्ड के बारे में, कोलार गोल्ड फील्ड। तो वही कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? कर्नाटका में। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे गहरी माइंसों में इसका नाम आता है। विच मेक्स माइंस mining of this ore a very expensive process. Salt, it is obtained from seas, lakes and rocks. यहाँ से तो obvious सी बात है, आपने सुना होगा गांधी जी ने किया था सॉल्ट मार्च, नमक तोड़ आंदोलन। India is one of the world's leading producer and exporter of salt. Fine. Uses of mineral we all know, हमारे डेली यूज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हर जगह यूज़ होता है। फाइन। सिलिकॉन का यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में होता है, ठीक, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में, फॉर मेकिंग चिप्स एंड ऑल दिस थिंग। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, बॉक्साइड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन। फाइन। बॉटलिंग इंडस्ट्री इन सारी चीज़ में यूज़ होता है, बिल्डिंग में यूज़ होता है, इवन इन किचन कुकवेयर्स टू। कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है? मैं फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप, हर जगह यूज़ होता है कॉपर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, तो मिनरल को कंजर्व करने के लिए क्या बात की जाती है? हमने बताया है कि हमें हमेशा सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हर वो मिनरल जो आज हम देख रहे हैं वो आने वाले समय में अगर वो नॉन एग्जॉस्टेबल नहीं है, मीन अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो एक समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। और हम वैसे ही, जैसे हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं कि एक जानवर हुआ करता था, वैसे ही लोग पेट्रोल, कोल
फ्यूल, इन सब के बारे में सोचेंगे कि एक भैया लिक्विड था जिस पे आग लग जाया करती थी, एक लिक्विड था जिस पे गाड़ियाँ चली जाती थी, है। सो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मिनरल्स, वो हमने कवर कर लिया था कल भी, मीन्स इन द प्रीवियस वीडियो, और मैंने फिर से उसको एक बार रिवाइज करा दिया। अब हम फिर से नया टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज पावर रिसोर्सेज। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पावर रिसोर्सेज बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, एक होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जैसे हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल बोला था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और जब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दे आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फाइन, अब हम देखते हैं। सॉरी फॉर दिस साउंड, एक्चुअली नगर निगम की गाड़ियाँ निकल रही हैं। सो ओके, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज, तो इनको दो कैटेगरीज में तोड़ा है, एक ऑयल एंड नेचुरल गैस। इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले हम देख लेते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स के थ्रू, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑयल है। नेचुरल गैस की बात करते हैं, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, अगेन पाइपलाइन के थ्रू होता है इनका ट्रांसपोर्टेशन। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ये लेकिन साफ होता है ऑयल और कोयल से ज़्यादा, ठीक है। चीपर देन ऑयल, ऑयल से सस्ता भी होता है। दोनों का डिसएडवांटेज, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग, ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। ऑयल का फैलना या गैस का लीक होने से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीट होना, डिप्लीट बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। पॉल्यूटेंट रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, इनसे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनके कारण एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन अ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, इनसे नया फ्यूल निकलना बहुत मुश्किल है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज, अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था अभी, एक होता नॉन कन्वेंशनल, एक होता कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल के हम क्या देख लेते हैं, कुछ जैसे फायरवुड और कोल। जो फायरवुड पढ़ा तो उसमें एक्चुअली वी आर टेकिंग सब जितने भी रिसोर्सेज कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। तो फायरवुड का देख रहे हैं, एडवांटेज इजी प्रोसेस, प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ फायरवुड, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, उसको तोड़ना लेकर आना बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इससे धुआं निकलता है तो पॉल्यूटिंग होता है बहुत ज़्यादा। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन का। और अगर कोई फायरवुड करता है तो आप देखते हो गांव देहात में जब जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, जंगलों से मिट्टी पेड़ तोड़ के लाते हैं, मिट्टियाँ तोड़ के लाते हैं, बेसिकली पेड़ तोड़ेंगे, पेड़ काटेंगे, उससे मिट्टियाँ लगा लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। वैसे ही हमारे यहाँ फॉरेस्टेशन की कमी है, फॉरेस्ट के जो 33% होना चाहिए टोटल लैंड का, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, 25% अप्रॉक्स है। कोल एडवांटेज, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, कोल भाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और दूसरा एफिशिएंटली कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, हम देखते हैं जितने भी हाई थर्मल पावर प्लांट हैं उधर पे क्या होता है, कोल से ही गर्म करके हम क्या करते हैं, उससे स्टीम जनरेट करते हैं एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेज, पॉल्यूटिंग सोर्सेज, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा भारी होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हाइडल पावर, एडवांटेज नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, चीप होता है। डिसएडवांटेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, भाई डैम्स बनाओगे, जब हम बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है या प्रमोट इरिगेशन फिशिंग, तो वो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम डिस्प्लेस करते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब हम डैम बना रहे हैं। फाइन, इनंडेट्स लो, expensive to set up. Then we come to coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. Coal is therefore refers to as buried sunshine. Do remember this word. Coal को एक नई संज्ञा दी गई है, क्या बोला गया है? Buried sunshine. Petroleum, the petrol that keeps your car running, as well as the oil that keeps your cycle from squeaking, both begin as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rocks and is drilled
from oil fields located in offshore and coastal areas. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. जैसे हमने देखा बर्ड सनशाइन हम किसको कहते हैं, कोल को कहते हैं, वैसे पेट्रोलियम को ही कहा जाता है ब्लैक गोल्ड. डू रिमेंबर दीज वर्ड्स. Some of the important conventional sources includes natural gas, hydel power and firewood. Then we come to non-conventional source of energy. Then जब हम बात करते हैं विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा. बेसिकली वी कैन से इट एज नॉन पॉल्यूटिंग, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेट अप, सेफ एंड क्लीन. डिसएडवांटेज नॉइस बहुत ज़्यादा है विंड एनर्जी में. विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, इनको लगाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है. डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्टर्स और रिसेप्शन. हार्मफुल टू बर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सोलर एनर्जी एडवांटेज देख लेते हैं. इन एग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म नहीं होगी कभी. नॉन पॉल्यूटिंग, क्योंकि जब तक सूर्य है जब तक हम हैं, और जब तक सूर्य है जब तक सोलर एनर्जी है. नॉन पॉल्यूटिंग है. एक्सपेंसिव होता है ये एंड डिफ्यूज सो गेट्स वेस्टेड. जहाँ बात करते हैं टाइडल एनर्जी, इसके एडवांटेज नॉन पॉल्यूटिंग होती है ऑब्वियसली नॉन इन एग्जॉस्टेबल, मतलब ये भी समुद्र में हमेशा टाइड्स आएंगी और टाइड्स जब तक हैं तब तक हम मानते हैं एनर्जी जनरेट होगी. डिसएडवांटेजेस डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, डिफिकल्ट टू हार्नेस. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की कुछ और देख लेते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी एडवांटेज एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेज जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव. ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जो हम बात करते हैं. बाप ऑफ ऑल द एनर्जी इज़ व्हाट, न्यूक्लियर एनर्जी. इससे बड़ी एनर्जी कोई हो ही नहीं सकती. एट प्रेजेंट हमें जितनी एनर्जी इसके बारे में पता है उसमें सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाली एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी. फाइन. बायोगैस लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट, मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट, कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. यहाँ बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी, क्लीन, eco-friendly and always available. Disadvantage located far away from cities and so costly to transport the electricity. Solar energy. Solar energy trapped from the solar cell to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panel to get or to generate power for heating and lighting purpose. Wind energy. Wind is an inexhaustible sources of energy. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial. Fine. Tidal energy. Energy generated from tides is called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow opening of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. This is the important line. Some other important non-conventional resources are biogas, nuclear energy and geothermal energy. So this is all about the resources, that is mineral and the power resources. I hope it will clear all your doubts. लेकिन अभी भी अगर कुछ doubts आपको बचते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई नई चीज़ है related to this chapter, you can ask me through the comment box or you can DM. So till then, do whatever you want to, be you.